गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आइगेन फंक्शन और आइगेन मान पढ़ रहे थे, आइगेन फलन और आइगेन मान पढ़ रहे थे, है ना। और हमने आइगेन मान अभिलाक्षणिक समीकरण देख ली थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख ली थी आइगेन के, ना। अब देखो हम उसमें एक चीज प्रूव करते हैं, क्या कि हर्मिटी संकारक की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आइगेन मान वास्तविक होते हैं। आइगेन मान क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है, क्या प्रूव करने जा रहे हैं हम कि हर्मिटी संकारक के जो आइगेन मान होते हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम हर्मिटी संकारक की परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा देखते हैं? हर्मिटी संकारक की परिभाषा से। हर्मिटी संकारक की परिभाषा से, तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं? ए कैरेट साई का क्या संयुग्मी। पूरी परिभाषा पढ़ी थी हमने इसकी, है ना। फिर साई से गुना कर दिया और इंटीग्रेशन क्या? डीवी, यानी कि क्या ले लिया हमने? आयतन समाकलन ले लिया। फिर उसके बाद होता है साई स्टार होता है, और उसके बाद ए कैरेट साई होता है इंटू डीवी। यदि ये आयतन समाकल इस आयतन समाकलन के बराबर आ जाए तो ये कौन सा संकारक कहलाता है हमारे पास? हर्मिटी संकारक कहलाता है। संकारक ए हर्मिटी संकारक कहलाता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने फलन जो लिया है, पहले हमने साई और फाई दो फलन लिए थे, अब फलन मैंने क्या लिया है? एक ही लिया है। कौन सा? साई। ठीक है, तो साई का ऑपरेट करा रहे हैं, उसका हम क्या ले रहे हैं? संयुग्मी। दूसरे फलन से क्या करते हैं? गुना, डीवी, इंटीग्रेशन। फिर साई का क्या लेते हैं? संयुग्मी, यानी कि यहाँ पर फाई बराबर भी क्या है हमारे पास? साई। ये किसकी परिभाषा है हमारे पास? हर्मिटी संकारक की। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या? 1। ठीक है, क्या दे दी हमने? इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ठीक है, अब हम कोई फलन लेते हैं। ये फलन हमने क्या ले लिया? साई ले लिया। ठीक है, माना तरंग फलन साई पर कौन सा ऑपरेटर ले रहे हैं हम यहाँ पर? ए कैरेट पर संकारक ए कैरेट। संकारक क्या? ए कैरेट का कोई आइगेन फलन है जिसका आइगेन मान कितना है? ए है। जिसका आइगेन मान कितना है? ए है। तो देखो, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखो किसकी? आइगेन अभिलाक्षणिक समीकरण लिख लेते हैं आइगेन की, कि ए कैरेट साई जिस फलन पर हम संक्रिया कराते हैं फलन तो वही प्राप्त होता है, साथ में हमें क्या मिलता है? एक नियतांक मिलता है। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ए जो है वो हमारे पास क्या है? आइगेन मान है। ए क्या है हमारे पास? आइगेन मान है। और साई क्या कहलाता है यहाँ पर? साई कहलाता है हमारे पास आइगेन फलन कहलाता है। ए तो क्या कहलाता है हमारे पास? आइगेन मान कहलाता है। और जो साई है वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइगेन फलन कहलाता है। अब ये जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट है ना, इसका हम LHS लेते हैं। समीकरण फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का क्या लेते हैं हम? LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? इंटीग्रेशन
ए कैरेट साई का क्या संयुग्मी पूरे का फिर साई से क्या मल्टीप्लाई इनटू क्या डीवी। ठीक है, तो LHS में देखो ए कैरेट साई क्या है, ए साई, तो यानी कि ए कैरेट साई की जगह ए साई लिख सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया, उसके बाद ए कैरेट साई की जगह मैंने लिख दिया ए साई। ठीक है, ए साई उसका क्या है, संयुग्मी है, तो संयुग्मी ले लिया, और साई इंटू क्या ले लिया मैंने, डीवी ले लिया। साई इंटू क्या ले लिया मैंने, डीवी ले लिया। इसको हम क्या करते हैं, और सोल्व करते हैं। देखो इसको जब और सोल्व करेंगे तो LHS जो है हमारे पास ए कैरेट साई का क्या स्टार इंटू क्या साई इंटू डीवी इज इक्वल टू, अब देखो कल तो हमने ये लिख लिया था कि ए वास्तविक होता है, लेकिन आज हम यही सिद्ध करना चाह रहे हैं ना, तो ये ए का भी संयुग्मी होगा और साई का भी संयुग्मी होगा। तो हम इसे अभी लिख देते हैं, ए का क्या संयुग्मी और साई का भी क्या, इंटीग्रेशन आ ही रहा है, ए का संयुग्मी और साई का संयुग्मी और साई इंटू डीवी। कल तो हमने लिख दिया था ना, मैंने कल ये बताया था कि ए संयुग्मी किसके बराबर होता है, ए के, यानी आइगेन मान हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। कल तो हमने ये लिख लिया था, तो यही हम आज प्रूव करना जा रहे हैं, है ना। तो इसी को प्रूव करने के लिए हम इस तरीके से इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कैरेट साई का क्या स्टार साई इंटू डीवी, ए स्टार को बाहर ले लिया, साई स्टार साई इंटू क्या डीवी, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हम कौन सा पद लेते हैं, समीकरण एक का कौन सा पद लेते हैं हम, RHS लेते हैं। ठीक है, अब कौन सा लेते हैं हम, RHS लेते हैं। RHS में क्या है देखो, इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैरेट साई इंटू क्या डीवी। ठीक है, और इक्वल इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन साई स्टार की जगह हमने क्या लिख दिया, साई स्टार लिख दिया। इंटीग्रेशन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और साई स्टार की जगह हमने साई स्टार ले ली। अब देखो ए कैरेट साई जो है, ए कैरेट साई जो है इसकी वैल्यू कितनी है, ए साई है, तो हम यहां पर इसकी जगह क्या लिख देते हैं, ए साई इंटू क्या डीवी। साई स्टार आ जाएगा, ए कैरेट साई आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। ए को कहाँ ले लेंगे हम, बाहर ले लेंगे, और साई स्टार आ जाएगा, साई आ जाएगा, और डीवी आ जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 4 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, और इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि हर्मिटियन संकारक के जो आइगेन मान होते हैं वो आइगेन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। वो आइगेन मान कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड हमारे पास आई है और जो इक्वेशन 4 हमारे पास आई है, इसको हम किस में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। ठीक है, देखो समीकरण इक्वेशन थर्ड व फोर 3 व 4 को किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 व 4 को समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे हम ये साई डीवी, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम
क्या आएगा, ए स्टार इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू डी वी इज इक्वल टू, और आर एच एस क्या है, ये आर एच एस ये है ये, तो उसकी जगह लिख देंगे ए इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी वी आ जाएगा। ठीक है, इस आर एच एस को पहले लेके आएंगे ए स्टार इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू डी वी, ठीक है, और माइनस ए इंटू साई स्टार साई इंटू डी वी इक्वल टू क्या, 0, देख सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो साई स्टार साई डी वी कॉमन आ रहा है, साई स्टार साई इंटू डी वी कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू तो किसके इक्वल होती है, 1 के, क्योंकि ये कौन सा मान होता है हमारे पास, प्रसामान्यीकृत मान, नॉर्मलाइजेशन है ना, जो हमने पहले भी पढ़ चुका है। इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू डी वी जो होता है प्रसामान्यीकृत मान होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर इसको हम 1 के इक्वल लिख देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए का संयुग्मी माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी ए का संयुग्मी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यानी कि जो हर्मिटी संकारक होता है उसके आइगेन्स मान जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। देखो वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होते हैं। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं, अतः हर्मिटी संकारक के, अतः हर्मिटी संकारक के कौन से मान, हर्मिटी संकारक के आइगेन मान, हर्मिटी संकारक के आइगेन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। हर्मिटी संकारक के आइगेन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास जो हर्मिटी संकारक होता है उसका वास्तविक मान मतलब उसके मान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद हम पढ़ते हैं एरनफेस्ट प्रमेय, एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरनफेस्ट प्रमेय, एरनफेस्ट प्रमेय है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कण है, कण की, देखो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं एरनफेस्ट प्रमेय को, एक कण की गति को, एक कण की गति को वर्णित यानी बताना है ना, एक कण की गति को वर्णित करने वाली, बताने वाली, वर्णित करने वाली चिरसम्मत, चिरसम्मत मैंने आपको बताया था पहले, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्वांटम से पहले चिरसम्मत है ना, एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरसम्मत समीकरणों, चिरसम्मत
समीकरणों, ठीक है। में यदि चिर सम्मत चरों के स्थान पर, चिर सम्मत चरों के स्थान पर, चिर सम्मत चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग किया जाता है। उनके औसत मान बताए थे, उनके प्रत्याशा मानों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रत्याशा मानों का उपयोग किया जाता है। प्रत्याशा मानों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो वे ही समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में, ठीक है, जो चिरसम्मत की समीकरण है, क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। कण की गति का क्या करती है, वर्णन करती है। क्वांटम सिद्धांत आने से पहले जो हमारे पास भौतिकी थी, वो कौन सी भौतिकी थी, हमने पढ़ चुके हैं, हम चिरसम्मत भौतिकी थी, है ना। तो ये क्या कहती है एरनफेस्ट प्रमेय कि एक कण की गति को, कोई भी कण है, कण की गति को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हमने गति के समीकरण भी पढ़े थे, है ना, न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी पढ़ा था, F बराबर से ma पढ़ा था ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। कण की गति को चिरसम्मत समीकरणों में यदि चिरसम्मत चरों के स्थान पर, चिरसम्मत चर क्या होते हैं, जैसे स्थिति का था हमारे पास, है ना, उनके स्थान पर अब उनके प्रत्याशा मानों का क्या कर लिया जाए, उपयोग कर लिया जाए। तो वे ही समीकरण क्वांटम यांत्रिकी में क्या बताएगी, कण की गति को बताएंगे। देखो एरनफेस्ट प्रमेय में दो समीकरण है और एक विमीय है। देखो कैसे, d/dt, है ना, d/dt और x का क्या प्रत्याशा मान बराबर है किसके, 1/m और संवेग के प्रत्याशा मान के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी दूसरी समीकरण क्या है, d/dt, दूसरी समीकरण क्या है, d/dt और d/dt संवेग का घटक, संवेग का कौन सा घटक, x घटक, यानी px का क्या प्रत्याशा मान, ये जो है इक्वल है -dv/dx इज इक्वल टू क्या, fx के इक्वल है, ठीक है। और fx का भी कौन सा मान है, प्रत्याशा मान है। fx का भी कौन सा मान है हमारे पास, प्रत्याशा मान है। अगर हम इसे त्रिविमीय में लिखें इन दोनों समीकरणों को, तो स्थिति का त्रिविमीय सदिश r होता है, सदिश r, और उसको हम लिख सकते हैं 1/m और क्या, p का क्या, संवेग का घटक। ऐसे ही d/dt p का क्या, संवेग इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस त्रिविमीय में क्या आ जाता है, डेल्टा आ जाता है Vr माइनस डेल्टा Vr इज इक्वल टू क्या, Fr सदिश। ये जो समीकरण है ना, ये जो समीकरण है ना, ये तो त्रिविमीय है और ये क्या है, एक विमीय। ये जो समीकरण है ना, यही समीकरण क्या है, एरनफेस्ट प्रमेय। यही समीकरण जो है वो, ये तो एक विमीय, ये त्रिविमीय है। x की r सदिश x y z तीनों में होता है, संवेग का x घटक p लिख देते हैं तो x y तीनों घटक आ जाते हैं इसमें। तो ये एक विमीय, ये त्रिविमीय। एक विमीय को देखते हैं। अब देखो ये जो पहली चीज है आपके पास,
कण की गति को व्यक्त करने के लिए, एक कण की गति को व्यक्त करने के लिए चिरसम्मत समीकरणों में, देखो आपने ये पढ़ा था, जैसे संवेग की बात करते हैं, P बराबर क्या होता है, mv होता है या नहीं होता, होता है। P बराबर क्या होता है, mv, और P इज इक्वल टू m, वेग जो होता है ना, संवेग का फॉर्मूला, वेग को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर से क्या, 1 अपॉन m इंटू क्या, p, एक्स अक्ष की दिशा में माना है। अब ये जो समीकरण है ना, ये तो कहां पर है, चिरसम्मत भौतिकी में, वो ये देखो संवेग की तो समीकरण है, संवेग कण की गति के बारे में बताते हैं, संवेग p बराबर mv, मोमेंटम। अब आप देखो बस करना क्या है कि ये जो हमारे पास ये है ना, जैसे स्थिति है, x संवेग है, इनको हम किस में व्यक्त कर दिया जाए, इनके प्रत्याशा मानों में व्यक्त कर दिया हमने। देखो क्वांटम यांत्रिकी में जो कण है, मैंने बताया था तरंग की तरह होता है, तो इन्हें क्या करते हैं हम, सारे औसत मान निकालते हैं हमेशा, जबकि चिरसम्मत भौतिकी में कण का एक बिंदु पर पाए जाने की क्या होती है, बिल्कुल संभावना नहीं, मतलब 100% कण की स्थिति बता सकते हैं एक बिंदु पर, इसमें नहीं बता सकते। तो इसमें क्या निकालते हैं हम, औसत मान निकालते हैं क्वांटम यांत्रिकी, है ना। तो ये देखो ये समीकरण यही बन गई हमारे पास, बस इनको किससे रिप्लेस कर दिया, x और px को उनके प्रत्याशा मानों से व्यक्त कर दिया, है ना। अब देखो ये जो संवेग है d अपॉन डी एक्स पी एक्स, ये कौन सी समीकरण है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा है, F बराबर से क्या, dp अपॉन क्या, dt, F बराबर से क्या, dp अपॉन dt, और dp अपॉन dt बराबर से क्या आ जाएगा, अगर x अक्ष के अनुदिश है तो fx। अब देखो d अपॉन dt आ रहा है, d अपॉन dt आ रहा है, वही है चिरसम्मत भौतिकी का, संवेग को किससे व्यक्त करना है, प्रत्याशा मान, औसत संवेग, जैसे कण का व्यवहार तरंग की तरह होता है ना, तो हम हर बिंदु पर निकाल के क्या निकालते हैं, उसका औसत निकालते हैं। तो px औसत इज इक्वल टू fx का औसत, और ये क्या पद लिख दिया हमने, ये स्थितिज ऊर्जा होता है, बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध हमने फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है, F बराबर क्या होता है, माइनस dv अपॉन dx, जहां भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास एरनफेस्ट प्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट क्लास में एरनफेस्ट प्रमेय को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे।